जय हिंद मेरे सभी साथियों को। मैं गुजरात से हार्दिक पटेल आप लोगों के बीच में 3 कृषि से जुड़े काले कानून के संबंधित बात करूंगा। कल आप लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका जरूर मिला था, लेकिन डिजिटल इंडिया के इस माहौल में इंटरनेट के प्रॉब्लम के वजह से हम आप लोगों के बीच में बात नहीं कर पाए थे। आज प्रॉपरली घर पर पहुंच चुका हूं और आप लोगों से बात करने का मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं एनएसयूआई के सभी साथियों का धन्यवाद अदा करता हूं। आप और हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पर देश के अन्नदाता, देश के किसान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी मांग की आवाज उठा रहे हैं। ये किसानों का संघर्ष उनके लिए नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए, अपनी मेहनत की जो सही कीमत मिलनी चाहिए उस पर उनकी ये लड़ाई है। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों किसान पिछले 19 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें किसानों की बहुत ही व्याजबी हम कहे तो 3 ही मांग है कि जो कृषि कानून राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुए हैं उनको रोका जाए। किसानों की ये मांग इसलिए है क्योंकि इस 3 काले कानून के साथ फसल के सही दाम यानी कि एमएसपी और मंडी से यानी कि एपीएमसी एक्ट से जुड़े काफी सवाल भी है। हमारे देश में जब कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा से पारित होता है तो उसकी चर्चा विपक्ष से भी की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में, मैं इसको शासन नहीं सल्तनत कहूंगा, इसलिए क्योंकि एक भी बिल विपक्ष से चर्चा किए बिना ही पास कर दिए जाते हैं। सरकार जनता के हित में बात करनी चाहिए, नीतियां लागू करनी चाहिए, लेकिन मौजूदा सल्तनत सिर्फ और सिर्फ लोगों को दुखी करने में ही व्यस्त रहती है। आज पूरे हिंदुस्तान में किसानों की जो मांग है उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं, विनती करते हैं कि किसानों की मांग को जायज समझा जाए और उनकी मांग पर तुरंत फैसला किया जाए। आप और हम सब जानते हैं कि आज हमारे घर में सुबह की चाय का जो दूध होता है वो भी किसान की मेहनत की वजह से हमारे घर पहुंचता है। जब दोपहर को रोटी और दाल खाते हैं तो किसान जब मजदूरी करता है, पूरा दिन अपना पसीना बहाता है, तब जाके दोपहर का खाना हमारे पास आता है। जब रात का हम खाना खाने बैठते हैं वो खाना भी किसान की मेहनत की वजह से आता है। लेकिन फिर भी सरकार के कुछ लोग और अंधभक्त किसान आंदोलन को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कह रहे हैं। और ऐसे समय में मैं उन लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया ना तो भूखे मर जाएंगे। किसान का हम सहयोग ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हमारा भारत 75% कृषि प्रधान देश है। किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने की बात हुई थी 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे और जब अलग अलग हिस्सों में जब वो रैलियां करते थे, जनसभा को संबोधित करते थे, तब वो कहते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। लेकिन आज 6 साल हो गए, ना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई और ना ही किसानों का कर्ज माफ हुआ। ऊपर से ये 3 काले कानून किसानों पर थोप दिए गए। और इस माहौल में, इस समय में हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए। आखिरकार हम भी किसान के बेटे, हम भी किसान को समझते हैं, जानते हैं। पिछले 3 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं कि आंदोलन को तोड़ने के लिए कृषि मंत्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो अलग अलग गुट जो किसानों के उनको बुलाते हैं और किसानों को गुमराह करने के लिए, आंदोलन तोड़ने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाई? अगर किसानों का आंदोलन गलत है, जो तुम कहते हो, सरकार के लोग कहते,
तो फिर अलग अलग गुट के किसानों को बुलाकर उनको समझाने का समझा बुझाकर उनसे निवेदन क्यों दिला रहे हो, उनसे मीडिया में बुलवा क्यों रहे हो? और मेरा यह मानना बहुत स्पष्ट रूप से है कि किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहकर मौजूदा सल्तनत, मोदी सल्तनत ने, भाजपा सल्तनत ने किसानों का अपमान किया है। और ये अपमान अंग्रेजों के शासन में भी किसानों का नहीं होता था। जो किसान अन्न पैदा करता है उस किसान को ही आप खालिस्तानी और आतंकवादी कह देते हैं। अगर किसान आंदोलन करे तो वो कहते हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं। नौजवान अपनी रोजगारी के लिए आंदोलन करें तो कहते हैं ये गुमराह कर रहे हैं। अगर नौजवान शिक्षा के लिए आंदोलन करे तो ये सरकार कहती है ये लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, सब लोग गुमराह करे तो तुम ही सही हो क्या? इस देश की जनता सरकार से नाखुश होती है तो सरकार के खिलाफ जनता आंदोलन करती है, और वो सरकार के खिलाफ जनता का अधिकार है। सरकार का काम होता है जनता के अधिकारों की सुरक्षा करना। सरकार का काम होता है जनता के हितों में बात करना। और ऐसे समय में जब सरकार कुछ नहीं करती तो स्वाभाविक है इस देश की जो जनता है वो अपना फैसला भी सुनाएंगी और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेगी। मैं आप सब नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कई बार भारत बंद के ऐलान हुए हैं। यह पहली बार ऐसा ऐलान हुआ जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। जब भारतीय जनता पार्टी भारत बंद का ऐलान देती थी तो रोड चक्का जाम कर देती थी, लोगों को पीटती थी, दुकानें जबरदस्ती बंद करवाते थे। ये किसान का जो भारत बंद का ऐलान था पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन रहा है। और किसानों ने देश के छोटे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को कहा कि हम माफी चाहते हैं कि हमारे आंदोलन की वजह से आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन अगर हम बचेंगे, अगर किसान बचेगा तो उन उद्योगपति के पास भी खाना पहुंचेगी, उन छोटे से व्यापारियों के पास भी खाना पहुंचेगा। आज पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन कर रहा है। राजस्थान का किसान भी इस आंदोलन में कहीं ना कहीं भागीदार बना है। गुजरात से भी लगभग 10,000 से ज्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि मौजूदा सरकार किसी भी आंदोलन को और उन लोगों की जो मांग होती है उसको पूरा करने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाती, क्योंकि ये लोग घमंडी है। ये लोग राजा सोचते कि समय आएगा हम आंदोलन को तोड़ देंगे या आंदोलन के लोगों को खरीद लेंगे, या फिर झूठे मुकदमे लगा देंगे, जेल में डाल देंगे। ये मौजूदा सल्तनत की कार्य पद्धति रही है। हमारे गुजरात में भी यही सिस्टम है। अगर गुजरात में आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लड़ते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। मुझ पर 32 से अधिक मुकदमे कर दिए, मुझे 9 महीने जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने के लिए गुजरात से बाहर भेज दिया। अभी मुझे गुजरात से बाहर ही रहेगा। अगर किसान दुखी हो जाएगा तो मैं ये मानता हूं कि किसान का दुखी होना यानी कि इस देश, अपनी भारत मां की आंखों में आंसू। आप और हम सब जानते हैं दोस्तों कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि अगर किसान का झोपड़ी टूट जाएगा तो ये मत सोचना कि तुम्हारे महल ठीक रहने वाले हैं। अगर किसान का घर भी टूट जाएगा तो हमारे घर भी टूट जाएंगे। अगर किसान दुखी होगा तो हम दुखी हो जाएंगे। और एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम नई पीढ़ी के नौजवान हैं। हम किसी उद्योग या उद्योगपति के खिलाफ नहीं हैं। हम मानते हैं कि उद्योग से इस देश की तरक्की होती है। छोटे व्यापारी इस देश की जीडीपी और इस देश के ग्रोथ रेट को मजबूत बनाते हैं, लेकिन मजदूर और किसानों की बर्बादी से भी यह देश मजबूत नहीं हो सकता। अगर उद्योगपति मजबूत हो सकते हैं तो देश का मजदूर और किसान भी मजबूत होना चाहिए। और आप और हम सब जानते हैं कि इस देश का 80% पैसा मात्र 10-12 लोगों के पास है। हमारे देश के बीच में, हमारे देश की जो जनता है, उन जनताओं के बीच में अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। कल सरदार साहब की पुण्यतिथि थी। उन्होंने एक
वाक्य कहा था, उस वाक्य को मैं आपके बीच में दोहराना चाहता हूं। जब तक हम ऊंच और नीच, गरीबी और अमीरी और जाति और पंथ को नहीं मिटा पाएंगे, तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, हम सोने की चिड़िया नहीं बन सकते। और विश्व गुरु बनना है, सोने की चिड़िया बनना है, अपने देश को बनाना है, तो हमें इस देश के हर एक वर्ग को, हर एक जाति को, हर एक विभाग, यानी कि किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, उन सबको मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार पैसों के दम पर जितना पैसा कमाना है कमा रहे हैं वो। मैं एक बात भी आपको बताना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू किया तो वो कहते थे कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आतंकवाद खत्म हुआ है? जब जीएसटी लागू किया तो उन्होंने कहा कि देश का व्यापारी मजबूत होगा, देश को तरक्की मिलेगी। जीएसटी से क्या फायदा हुआ? अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो किसानों का जो 3 बिल है, अगर वो लागू हो जाएगा तो किसान समृद्ध हो जाएगा। अरे भाई, आपने आज तक जितना भी काम किया है, आपने 370 कश्मीर से हटाया, आप बोल रहे थे कि अब कश्मीर में अच्छा होगा। बताइए, आप कश्मीर के अंदर आज भी हमारे देश का वीर जवान कितने शहीद होते हैं? तो ये लोग हमें सिर्फ मूर्ख बनाते, हमें अलग अलग मुद्दों पर भटकाने का काम मोदी सरकार के शासन में हुआ है। और आप लोगों को लगता है कि भाई मोदी के शासन में काम हुआ है, तो मैं आपको गुजरात आने का न्योता देता हूं। और गुजरात में अहमदाबाद देखने मत आना, सूरत देखने मत आना। गुजरात के 16,000 गांव है, 140 से अधिक छोटे छोटे टाउन है, जिसको नगर निगम कह सकते हैं। आइए देखिए विकास क्या है यहाँ पर। आज भी हमारे गांवों के किसानों को पीने के लिए ठीक से पानी नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। मेरे राज्य का, यानी कि मेरे गुजरात के 50 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार है। यहाँ पर शिक्षा का पूरा प्राइवेटीकरण हो चुका है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 5 साल के अंदर 7,000 प्राथमिक जो होता है, जो स्कूल होती है, जो गांव की 1 से 7 की, वो सारी सरकारी स्कूलें बंद कर दी। अहमदाबाद में आजादी के बाद 2 ही अस्पताल थे गवर्नमेंट, और 30 साल से बीजेपी का शासन है, वो 2 ही अस्पताल अभी भी है। 30 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अस्पताल नहीं बनाया। अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूं। तो ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, और हमें उनकी इस गुमराह वाली जो पद्धति, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग तो नौजवान है, और हम लोगों ने ये तय किया है कि हमें लड़ना है, परिणाम जो भी आए। और आखिरी में यही बात मैं कहूंगा कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा का ऐलान हो गया था, तब बहुत सारे लोग उनको कहने गए थे कि आपकी जवानी बाकी है, आपका परिवार है, आप सरकार से कहिए कि मुझसे गलती हो गई, आपकी फांसी की सजा रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तब भगत सिंह ने कहा कि नहीं, सही बात है, मुझे भी तमन्ना है कि मैं भी अपने परिवार के साथ रहूं, मेरी भी जवानी है, लेकिन मेरी तमन्ना यह भी है कि इस देश के खातिर मुझे शहीद होना है, तब जाके इस देश के अंदर एक क्रांति आएगी और मेरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाएगा। तो हम नौजवान इसीलिए बोल रहे हैं। हम गुजरात में रहते, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के स्टेट में रहते, हमें भी डराया जाता है, धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जब 10 साल के बाद हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी आंखों में आंखें डालकर ये बोले कि पापा जब हिंदुस्तान और गुजरात लूट रहे थे लोग, तो आप क्या कर रहे थे, तब हम उसको कहने चाहिए कि बेटा जब हिंदुस्तान और गुजरात लूटा जा रहा था, तब तेरा बाप 9 महीने जेल में रहा था और इन सरकार के सामने लड़ रहा था। इसलिए हमारी ये लड़ाई है, और हम इसीलिए इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि सच बोलना गुनाह है, तो हम गुनहगार हैं। अगर आपको लगता है कि सच बोलना और लिखना बागी हो सकता है, तो हम बागी हैं। आज किसान बागी हो चुका है, कल नौजवान बागी हो जाएगा। तो सब बागी, और इस सरकार के खिलाफ लड़ता हुआ जो भी परिस्थिति होगी, हम उस परिस्थिति में लड़ेंगे। मैं फिर से पांडिचेरी के सभी साथियों को, मेरे सभी नौजवान दोस्तों को, मैं सभी परिवारों को यही आह्वान करता हूं कि किसान आंदोलन का समर्थन करें। आत्मनिर्भर भारत जो है अभी, वो आत्मनिर्भर भारत नहीं है, ये अदानी भारत आत्मनिर्भर अंबानी जैसा हो चुका है। अंबानी से भारत चल रहा है, अदानी से भारत चल रहा है, उसको भारत बेचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं भारत को नहीं बेचने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज खुद नरेंद्र मोदी इस देश को
बेचने का काम कर रहे हैं और ऐसे समय में हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। हमारे पूर्वज कौन थे उसको याद करना चाहिए और किसानों की लड़ाई में सहयोगी बनना चाहिए। फिर से मैं सभी साथियों का आभार